चलिए आज भारत के एनर्जी फ्यूचर पर लगे एक बहुत बड़े दांव की बात करते हैं। एक ऐसा दांव जिस पर अरबों डॉलर लगे हैं। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये एक ऐसी लड़ाई है जो ये तय करेगी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे घरों की बत्तियां कैसे जलती रहेंगी। तो ये सब कुछ शुरू होता है इस एक बड़ी संख्या से, 500 गीगावाट। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से ऊर्जा पैदा करने का भारत का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। लेकिन देखिए, इस शानदार लक्ष्य के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी जुड़ी हुई है। आसान भाषा में समझे तो सूरज तो हमेशा चमकता नहीं है और हवा भी हमेशा नहीं चलती। तो फिर सवाल ये उठता है कि उन घंटों का क्या जब पावर जनरेट ही नहीं हो रही हो। बस यहीं से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। इस पूरी चुनौती को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। तो समस्या की जड़ ये है कि सोलर और विंड एनर्जी 24 घंटे मिलती नहीं है। इसलिए हमें एक ऐसे तरीके की ज़रूरत है जिससे हम एक्स्ट्रा बिजली को स्टोर कर सकें और फिर उसे तब इस्तेमाल करें जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। और इसी ज़रूरत ने दो बहुत ही अलग टेक्नोलॉजीज़ के बीच एक दिलचस्प मुकाबले को जन्म दिया है। तो पहले मैदान में है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, या जिसे हम BES कहते हैं। इसको आप अपने फ़ोन या इलेक्ट्रिक कार की बैटरी का ही एक बहुत विशाल मतलब शहर के आकार का संस्करण समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ है एक बहुत पुरानी लेकिन बेहद दमदार टेक्नोलॉजी, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर या PSP। इसको एक विशाल रिचार्जेबल पानी की बैटरी की तरह सोचा जा सकता है। अब इन दोनों में एक बड़ा फर्क ये है कि कितनी देर तक पावर सप्लाई कर सकते हैं। BSS कुछ घंटों के लिए मतलब शॉर्ट बर्स्ट के लिए बेहतरीन है, जबकि PSP को घंटों तक लगातार बिजली सप्लाई करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए अब इन दोनों की आमने सामने तुलना करते हैं और देखते हैं कि उन पैमानों पर कौन खरा उतरता है जो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। तो अगर सिर्फ नंबर्स को देखें मतलब कागज़ पर, तो पम्प्ड हाइड्रो साफ साफ सस्ता नज़र आता है। देखिए, इसे बनाने की जो शुरुआती लागत है वो कम है, और सिर्फ इतना ही नहीं, लंबे समय में जो बिजली स्टोर करने का पूरा खर्चा बैठता है वो भी कम पड़ता है। और यहीं पर कहानी का असली ट्विस्ट आता है। BASS प्रोजेक्ट्स अविश्वसनीय रूप से तेजी से बन जाते हैं, मतलब सिर्फ 1-1.5 साल में। लेकिन इनकी उम्र कम होती है। वहीं एक हाइड्रो प्रोजेक्ट को बनने में तो सालों लगते हैं, पर वो दशकों तक काम कर सकता है। लेकिन एक और ज़रूरी बात है, और वो है रिस्क। इतने बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को बनाने का काम बहुत जटिल होता है और इसमें गलतियों की गुंजाइश भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी को हम एग्जीक्यूशन रिस्क कहते हैं। लेकिन BESS के पास भी अपना एक छिपा हुआ तुरुप इक्का है, और वो है इसकी कोर टेक्नोलॉजी, यानी लिथियम आयन बैटरी की कीमतें, जो पिछले कुछ सालों में लगातार और बहुत तेज़ी से नीचे गिरी हैं। वैसे तो कागजी आंकड़ों में पम्प्ड हाइड्रो काफ़ी मजबूत दिखता है, लेकिन जब हम इन प्रोजेक्ट्स को असल में बनाने के भारत के ट्रैक रिकॉर्ड पर नज़र डालते हैं तो कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। और यहाँ के जो आंकड़े हैं ना, वो अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। सोचिए, 1970 के दशक से लेके आज तक लगभग 91 पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स की पहचान की गई, लेकिन उनमें से असल में पूरे कितने हुए? सिर्फ मुट्ठी भर। ये हकीकत इतनी बड़ी है कि रिसर्चर्स भी इस पर चेतावनी देते हैं। उनका कहना है कि भारत को अपनी एनर्जी स्टोरेज पॉलिसी बनाते वक्त इस कंस्ट्रक्शन रिस्क को बहुत गंभीरता से लेना होगा। और ऐतिहासिक आंकड़े तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिन्हें कागज पर 4 से 5 साल में पूरा होना था, उन्हें असल में पूरा होने में 15 से 23 साल तक लग गए। और ये सब हमें कहानी के आखिरी हिस्से पर लाता है, भारत के ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने की 2 बिल्कुल अलग अलग राहें और उनकी अपनी अलग अलग समय सीमाएं। तो सबसे ज़रूरी सवाल अब ये है कि आखिर भारत को क्या चुनना चाहिए? BSS जो एक स्प्रिंटर की तरह है, तेज़, फुर्तीला, लेकिन जिसे जल्दी बदलने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर PSP जो एक मैराथन धावक है, जिसे शुरू करने में बहुत समय और मेहनत लगती है पर जो पीढ़ियों तक दौड़ता रहता है। और इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। इतने सारे जोखिमों और देरी के बावजूद पम्प्ड हाइड्रो में दिलचस्पी अचानक से बहुत बढ़ गई है, और पिछले कुछ ही सालों में दर्जनों नई साइट्स की पहचान भी की गई है।
देखिए, सिर्फ कंस्ट्रक्शन का समय ही एक चुनौती नहीं है। इन विशालकाय प्रोजेक्ट्स के सामने पर्यावरण और समाज से जुड़ी गंभीर चुनौतियां भी हैं। कई प्रस्तावित साइटें बहुत नाजुक इकोज़ोन में हैं और इनसे स्थानीय समुदायों के जीवन पर भी असर पड़ सकता है। तो ये हमें इस विश्लेषण के अंत में एक बड़े और विचार करने वाले सवाल पर छोड़ देता है। अपने भविष्य को रोशन करने के लिए भारत को स्प्रिंटर पर दांव लगाना चाहिए या फिर मैराथन धावक पर?